आवाज जा रही? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। द स्मार्ट विजन क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं विपिन सिंह। आज हम लोग 2004 की टीजीटी जो परीक्षा निरस्त हो गई थी, क्योंकि जो परीक्षा फाइनल परीक्षा जिसका रिजल्ट आया था उसका हल हम लोग कल कर लिए थे, और उसके जो निरस्त परीक्षा है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, उसका हल हम लोग करेंगे। जी आवाज़ आ रही थी, चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न को, और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बस एक दो दिन और आपकी लड़ाई है, और हमको लग रहा है संभवतः दीपावली के बाद हम लोग अपना टॉपिक वाइज जो अपना है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल के बाद से फिर दो तीन दिन ऑफ रहेगी। इसके बाद फिर हम लोग शुरू कर देंगे किसके लिए, फिर टॉपिक वाइज जो आपका टेस्ट रहेगा उसको मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग अपने ऐप पे भी क्लास रन कर देंगे। ठीक भैया? सर आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को, काव्यात्मक हिस्सा कहने का मतलब क्या है, जो पद्य में हो, जो मंत्रों में हो, श्रुति में हो, ठीक है, छंदों में हो, तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है, यही प्रश्न उठा है। आप लोग भी आंसर देते रहिए, इससे एक आइडिया मिलता रहेगा कि भाई, इससे एक आइडिया हमको भी मिलता रहेगा कि आप लोगों का जो प्रश्न है आप लोग भी आज भाई बताते रहिए। अभी हम सब पे डिस्कस करते हैं। ये आंसर आया है, और कोई? अच्छा भाई, गलत भी हो गया, डिलीट भी कर दिए? सी आंसर आ गया, लग रहा है आप सही जगह पहुंच गए। सी आंसर सही है, राइट आंसर है सी। ठीक है, ठीक भैया। चलिए ध्यान रखिएगा, जब हम वेदों के काव्यात्मक जब वेद पद्य रूप में लिखे गए हैं, किसमें, जब आप पढ़ते हैं संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं तो छंदों में पढ़ते हैं या चरणों में पढ़ते हैं, तो जो छंद के रूप में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, काव्यात्मक। ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़ेंगे काव्य और पद्य और गद्य काव्य के रूप में, तो उसी प्रकार वेद का जो संकलन हुआ है, वेदों का जो संकलन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, वेद व्यास के द्वारा। तो वेदों का संकलन कौन किया है, वेद व्यास, वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इन्होंने क्या किया है, जब वेदों का संकलन किया तो उसके संकलन को नाम जो दिया गया, क्या नाम दिया गया, संहिता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, संहिता। क्या नाम दिया गया, संहिता। और इसीलिए वेदों को क्या कहते थे, श्रुति संहिता। क्या नाम, श्रुति संहिता। क्योंकि वैदिक काल की जो शिक्षा पद्धति थी वो कहीं पे लिखी गई नहीं रहती थी। वो जो शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, वह शिक्षा पद्धति किस पे आधारित थी, वो सुनकर, जैसे गुरु जो होते थे शिष्य को बताते थे, पूरा वैदिक साहित्य के विषय में पूरा उनको ज्ञान देते थे। फिर जो शिष्य आते थे बाद में, उसी में से कुछ ऐसे शिष्य होते जो बाद में गुरु का रोल अदा करते थे भविष्य में, तो वो क्या है, वो अपने शिष्यों को सुनाते थे। ये प्रथा चलती आई, इसलिए वेदों को क्या कहते थे, श्रुति संहिता। ठीक है, एक चीज और कहा जाता है, वेदों का जो नाम आता है, एक है अपौरुषेय। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब क्या हुआ कि वेदों की जो रचना किया है वो पुरुष ने नहीं किया है, वो जो पुरुष, तो इसका मतलब क्या है, महामानव या ईश्वर ने किया है। इसको दे दिया किससे, ईश्वर से जोड़ दिया गया। इसके संकलन को या इसकी रचना की बात जो की गई उसको ईश्वर से जोड़ दिया गया। इसीलिए वेदों को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, अपौरुषेय। ठीक भैया, अपौरुषेय नाम दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम ब्राह्मण ग्रंथ का, आरण्यक का और उपनिषद का। वेदों की संख्या कितनी सबको पता है, वेद 4 है। चारों में कौन कौन से हैं ये भी सबको पता है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है।
बस ये है कि आज हम लोग पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इन सब पे एक एक करके ज़्यादा एक्सप्लेन करें, लेकिन जब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज सॉल्व लेकर आएंगे, तब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे। ठीक है कि ऋग्वेद में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है। बस आज हम लोग केवल प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ब्राह्मण की हम बात करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ये ब्राह्मण की बात है, इसका मतलब ब्राह्मण ग्रंथ। तो जो वैदिक साहित्य, जब वैदिक साहित्य आप पढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेद, ये चारों आते हैं। जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ उनको कहा जाता था जब वेदों को, क्योंकि वेद किस में लिखे गए थे? पद्य भाषा में लिखे गए, पद्य रूप में लिखे गए थे, पद्य शैली में। तो उन्हीं वो कठिन हुआ करते थे, तो जन सामान्य उसको पढ़कर उसके अर्थ को समझ नहीं पाते थे। इसीलिए उसको जब गद्य रूप में लिखा जा गया उसी वेद पर, तो एक जो ग्रंथ लिख तैयार होता है उस ग्रंथ को कहा जाता है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ, गद्य रूप में। जी, इसे हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक की बात क्या करते हैं? जब एक वानप्रस्थ आश्रम आता है, जब आप पढ़ेंगे इसमें वैदिक साहित्य में 4 आश्रम होते हैं, चारों में एक वानप्रस्थ आश्रम आता है। जब ऋषि मुनि आरण्यक मतलब जंगल में बैठकर किसी विषय पर विचार करके, दर्शन मतलब उस पर सोच विचार कर जो चीजें लिखते थे, वो जंगल में लिखने के कारण उसको क्या कहते थे? आरण्यक कहते थे। ठीक है। और उपनिषद, उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत क्योंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग थे और ये किस पर आधारित हुआ करते थे? ये दर्शन पर आधारित थे। ये प्रश्न आपके यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां से मिलती हैं। ठीक भैया, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? प्रश्न ये है कि बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो सबको पता है बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ था? गया में। गया कहां पर है? बिहार में है, बिहार में गया जिला है। ठीक है। अब यहीं पर जब बुद्ध संन्यास ग्रहण करते हैं, संन्यास ग्रहण करने के बाद जब वो कई स्थानों पर घूमते टहलते, जब बुद्ध गया पहुंचते हैं, गया जब पहुंचते हैं वहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष, नदी थी निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, फल्गु नदी या निरंजना नदी। पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर इनको क्या हुआ था? कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी गया को क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, तब वहीं से क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और इसी के बाद तब ये यहां से निकल कर आते हैं सारनाथ, और सारनाथ जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब घर से निकले थे पहली बार वो संन्यास जब ग्रहण किए थे, तो उसको बौद्ध धर्म में कहा जाता था महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या हुआ यहां पर? तो अगर देखा जाए धर्मचक्र प्रवर्तन इन्होंने कहां किया था? सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, सारनाथ में। कुशीनगर में क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण अर्थात बुद्ध की क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म में जो मनुष्य का जो लक्ष्य होता था, जो बताया गया, वो क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति कहने के मतलब जिस प्रकार सनातन धर्म में मोक्ष कहा जाता वही निर्वाण होता था। लेकिन बुद्ध को जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उसको महापरिनिर्वाण शब्द दिया गया। ठीक है। तो कहां पे इनको प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। सारनाथ के बाद फिर बुद्ध गए थे बनारस, और बनारस में यश नामक एक बनिया वर्ग था, बनिया था,
और इसने अपने परिवार सहित कुल 60 लोगों के साथ बुद्ध का वह उपासक बन गया था। तो चारों स्थान इसलिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही, मौर्य वंश के शासक के। उस सेल्यूकस जो था एक यूनानी सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, जो क्या कहते हैं सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों का क्या हुआ, वो बाद में यूनानी क्षत्रप हुआ था, वह शासक हुआ था। और उसी के समय में 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था और वह युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। सेल्यूकस निकेटर पराजित होने के बाद एक संधि होती है 303 ईसा पूर्व में, एक संधि होती है और उसी संधि के तहत पहली बार ऐसा होता है कि कोई शासक जो पहली बार विदेशी शासक के परिवार से क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब कि सेल्यूकस की पुत्री, उसका नाम था हेलेना। क्या नाम था? हेलेना। हेलेना का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ठीक है, इसी के बाद उसी विवाह के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे लगभग 500 हाथी उपहार दिए थे। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या प्राप्त हुआ था? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये सब 4 प्रांत थे, उनको दहेज में प्राप्त हुआ था। और उसी के बाद सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत उसके दरबारी था, जो राजदूत के रूप में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम राजदूत था, प्रथम विदेशी राजदूत था। ठीक है, और इसकी एक प्रमुख पुस्तक है, कौन सी है? इंडिका। कौन पुस्तक है? इंडिका। इंडिका जो चंद्रगुप्त के काल में उसी समय इसने लिखा था, तो इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जिससे मौर्य वंश से बहुत सारी चीजें जानने को प्राप्त होती हैं। ठीक भैया, चलिए आंसर मेगास्थनीज जिसका है, सबका आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? रज्जुक, युत को युक्त भी कहते हैं, अमात्य, धर्म महामात्य। ठीक है, इसका आंसर देखिए, अशोक, प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म के प्रचार की बात हो रही है, प्रसार के लिए, तो आंसर क्या है? वेरी गुड, आंसर क्या है? डी, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक कहता है किसमें? अपने 5वें शिलालेख में। 5वें शिलालेख में उसका उल्लेख आता है कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने एक नए धर्म, एक नियुक्ति की, एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे क्या कहा जाता है? धम्म महामात्र। तो किस अभिलेख में है? 5वें शिलालेख में है। और किस राज्याभिषेक के कितने वर्षों में? 13वें वर्ष में। ठीक है, इसका जो कार्य था वो बौद्ध धर्म के विषय में लोगों को जानकारी देना और उनको क्या है, उनको जो बौद्ध संबंधित थे उनको क्या है, संरक्षित करना। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। आंसर क्या हुआ? धम्म महामात्र। रही बात राजुक कौन थे? रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक, 3 का उल्लेख। रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक, इसका जो उल्लेख मिलता है ये अशोक के 3रे शिलालेख मिलता है। किसमें? तीसरे शिलालेख में। और यहीं पर रज्जुक की बात करते हैं तो रज्जुक जो हुआ करता था ये पहले भूराजस्व की वसूली करता था, मतलब भूराजस्व से संबंधित अधिकारी था। बाद में इसको न्याय कौन कार्य मिल गया? न्यायिक का अधिकार मिल गया।
न्यायिक अधिकार मिल गया, इसको बाद में न्यायिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, युक्त की बात करते हैं। युक्त भी जो है एक अधिकारी के रूप में था, जो जिले से संबंधित अधिकारी के अंतर अन्य अधिकारियों के रूप में वो माना जाता था। एक और नाम आता था प्रादेशिक। प्रादेशिक जो कमिश्नरियां होती थी, कमिश्नरियों का प्रांतों के अंतर्गत जो कमिश्नरियां होती थी उसका प्रमुख था प्रादेशिक। ठीक है, ये अपने क्या है, यहां से क्या है प्रश्न आपके उठते हैं। ठीक, आंसर आपका क्या हुआ, धम्म महामात्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? हूण आक्रमण की हम बात करते हैं तो हूण कौन थे? हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थे। मध्य एशिया के एक बर्बर जाति थे। ठीक है, हूण दो भागों में थे, एक पूर्वी, जब वहां से निकले इन्होंने जीतते हुए दो भाग निकल गए, एक रोम चले जाते हैं और एक उनका क्षेत्र चला आता है, एक टुकड़ा उनका चला आता भारत पर। जब भारत पे जो आता है, भारत उसका नेतृत्व जो करता है भारत में उसका नेतृत्व खुशनवाज करता है। और जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं उस समय भारत में किसका शासन था? गुप्त वंश। और गुप्त वंश में किसका था? गुप्त वंश के अस्कंदगुप्त का। अस्कंदगुप्त का शासन था। किसका शासन था? अस्कंदगुप्त का शासन था। और अस्कंदगुप्त ने उसको क्या किया था? पराजित किया। और इसका जो उल्लेख मिलता है अस्कंदगुप्त का, एक है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख, जो भीतरी अभिलेख है ये गाजीपुर में के जी वेरी गुड। अस्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। भीतरी अभिलेख जो कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित है। भीतरी नामक स्थान पर ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पुष्यमित्रों और हूणों के अस्कंदगुप्त द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर क्या यहाँ पर सही हुआ? गुप्त वंश। हर्षवर्धन के प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। वह कहां करता था? प्रश्न यही है, कहां करता था? हर्षवर्धन प्रयाग में करता था। इसको कहते हैं महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर 5वें वर्ष करता था। और 635 ईस्वी में इसमें ह्वेनसांग भी शामिल था। ह्वेनसांग सहित कुल 18 राजा शामिल थे। यहां पर 18 राजा कुल शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ? प्रयाग में करता था। ठीक है, अब यहाँ पे उसका जो आयोजन होता तो वहां पे दान देता था। हर्ष क्या करता था? दान देता था। बताया जाता था कि जब उसके पास कुछ नहीं बचता था तो अपने वस्त्र तक भी वह क्या करता था? उस समय दान दे देता था। ठीक है, इसी के साथ साथ कन्नौज की भी बात करते हैं तो कन्नौज में धर्मसभा का आयोजन करता था। धर्मसभा का आयोजन करता था कन्नौज में। धर्मसभा का आयोजन किया था और उसके जो अध्यक्ष उस समय बना था, अध्यक्ष कौन था? ह्वेनसांग ही था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ह्वेनसांग ही उसका क्या था? अध्यक्ष था। तो ये प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। तो आंसर आपका क्या हुआ? प्रयाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? बाबर, शेरशाह, अकबर, हुमायूं, सब जानते हैं, सबको ही पता होगा। अगर मनसबदारी प्रणाली की बात करते थे, सबसे पहले कहां से? मंगोलों के द्वारा की गई थी। मंगोलों द्वारा एशिया में की गई थी। और मंगोलों में मुख्य रूप से कौन था? चंगेज खां। ये जो दशमलव प्रणाली इसी पर आधारित अकबर की क्या थी? इसी पर आधारित अकबर की मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है, तो आंसर कौन से क्या सही है? अकबर। यहां पे क्या है? अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न।
गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्युदंड दे दिया था? इसके पहले वाले क्लास में हमको इसको डिस्कस किए थे कि गुरु अर्जुन देव जो थे उनको क्यों मृत्युदंड दिया गया था, इसकी डिस्कस हम लोग कर दिए थे। तो एक जहांगीर था, जहांगीर मुगल बादशाह था। इसके समय में जहांगीर के कार्यकाल में, जहांगीर के समय में उसका पुत्र जिसका नाम था खुसरो, ठीक है, खुसरो ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया और वह भाग कर गया गुरु अर्जुन देव के पास। वहां भाग कर गया तो गुरु ने क्या किया? उसे धन और आशीर्वाद दिया, मतलब कुछ आर्थिक सहायता दी और आशीर्वाद दिया। और इसी कारण गुरु अर्जुन देव ने इसी कारण नाराज होकर जहांगीर गुरु अर्जुन देव को क्या किया था? दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन गुरु ने मना कर दिया। तो चंदू शाह के कहने पर, किसके? चंदू शाह, आंसर भी सही है, बी जिसका आंसर बी है सही है भाई, ठीक है। चंदू शाह के कहने पर इसने क्या किया? जहां उसने जब वो नहीं आए तो इनके ऊपर सैनिक कार्रवाई की और बंदी बनाकर उनको कुछ समय तक जेल में बंद रखा और बाद में 1606 ईस्वी में उनको मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। 1606 ईस्वी में उनको मृत्युदंड जो मिला था 1606 ईस्वी में मिला था, ठीक है। वहां 5 लिखा, लेकिन जो मिला था क्योंकि 5 में घटना हुई थी और 6 में उनको मृत्युदंड दे दिया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित हुआ? इसकी भी एक बार हम चर्चा कर चुके हैं। मेवाड़ को जहांगीर ने 1615 ईस्वी में क्या किया था? मुगल साम्राज्य के अंग के रूप में मिलाया था। इसमें घटना क्या थी? जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, यही बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से? शाहजहां के नाम से यह प्रसिद्ध होता है। तो खुर्रम ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, और अमर सिंह जो थे वो किसके पुत्र थे? राणा प्रताप के पुत्र थे, राणा प्रताप के पुत्र थे ये। तो इनको क्या किया था? पराजित किया, और पराजित किया तो मजबूरन इनको क्या करना पड़ा? इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो जहांगीर ने 1615 ईस्वी में क्या किया? उसी समय जहांगीर ने इसको मुगल साम्राज्य का एक अंग के रूप में मान लिया, ठीक है। तो आंसर जो है ये क्या है आपका यहाँ पे? जहांगीर, ठीक भैया। आंसर क्या है? जहांगीर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान का फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? फिरदौसी की जब हम बात करते हैं तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो क्या पुस्तक का नाम है? शाहनामा। अब आप लोगों को आंसर बताना है कि किस भाषा में लिखी गई है। फिरदौसी की जो पुस्तक शाहनामा है वो किस भाषा में लिखी गई है ये आपको बताना है, ठीक है। तो शाहनामा पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखने के लिए जो मुगल गजनी का शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी, गजनवी ने फिरदौसी को 60,000 सोने की मिस्कल कहने वाले जो उस समय वहां की मुद्रा के रूप में थी, मिस्कल देने का सर्पियों की तरह था, मिस्कल देने का वादा किया था। लेकिन जहांगीर ने उसमें लेकिन इन्होंने जब लिख लिए, इन्होंने शाहनामा को जब लिखा, इसी के बाद सुल्तान ने क्या किया? उनको 60,000 चांदी का सिक्का भिजवाया, चांदी की मिस्कल भिजवाया, और इसी कारण इन्होंने लेने से मना कर दिया। किसने? फिरदौसी दरबार छोड़कर चले गए, और जिसके कारण बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और महमूद गजनवी को फिर अपने पश्चाताप होता तो वह फिर 60,000 सोने की मिस्कलें भिजवाता है। लेकिन फिरदौसी की पुत्री उस समय क्या उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पुत्री जो थी वह उस सिक्के को लेने से मना कर देती है, ठीक है। तो आंसर आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या ये? हाँ भाई, शाहनामा किस भाषा में है? फारसी में। वेरी गुड, फारसी में। किस भाषा में है? फारसी में। वेरी गुड।
तो आंसर आपका क्या यहाँ पे हुआ, सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी के दरबार में कुछ और उस समय के विद्वान हुआ करते थे, जैसे उसका राजकीय दरबारी था जिसका नाम था उतबी, राजकीय इतिहासकार था उतबी, राजकीय इतिहासकार। ठीक है, एक और नाम था अलबरूनी, इसको सब जानते होंगे। अलबरूनी लगभग 1617 में यह महमूद की सेना के साथ ये भारत आया था और ये आके काशी में कुछ समय तक रहा और काशी में ही इसने क्या किया था, संस्कृत जो भारतीय धर्म ग्रंथ थे उसका अध्ययन किया और भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इसने उसी विषय में उसी बात तब इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसको कहा जाता है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद। किताबुल हिंद नाम से इसने क्या की थी, पुस्तक लिखी थी। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की, सबको पता है। गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना कौन किया था, कौन किया था भाई, दास वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था, ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब गद्दी पर बैठा था, 1206 में। इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। ठीक भैया, 1206 में ये बैठा था और 1210 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके क्योंकि ये इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दास वंश या गुलाम वंश, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था और इसको ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। मुक्ति पत्र कौन दिया था, मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी जो वहां गजनी में था, गोर में था, गोर प्रदेश में, उसका नाम महमूद था, उसने इसको दासता मुक्ति पत्र 1208 में दिया था। ठीक है, तो इसके जो बाद में उत्तराधिकारी होते हैं तो उनको क्या कह दिया गया, गुलाम वंश कह दिया गया, या उनको एक और नाम ममलूक वंश कहा जाता है या दास वंश कहा जाता है। तो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, ऐबक को। ठीक भैया, क्लियर है, हाँ ममलूक वंश, जी जी ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया था, यही प्रश्न है। ठीक है भाई, बताइए फटाफट। कहां ले गया था, दौलताबाद। इसी दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता है। कब ले गया था, 1327 ईस्वी में। कब ले गया था, 1327 ईस्वी में। ठीक है, कहां से, दिल्ली से दौलताबाद। इसके कारण में कई लोग अलग अलग कारण बताते हैं, जैसे बर्नी बताता है कि यह राजधानी के केंद्र में रहा, यह राजधानी के केंद्र में था, लेकिन वहीं एक इसामी नामक विद्वान था उसमें था, तो उसने ये बताया कि दिल्ली के जो जनता थी वो मोहम्मद बिन तुगलक को गाली भरे पत्र लिखा करती थी और उन्हीं को दंड देने के लिए यह क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन लास्ट में इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि दक्षिण के पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थापित की और दिल्ली भी राजधानी बनी ही रही। ऐसा नहीं था दिल्ली उजड़ गई थी, भी बहुत सारे इतिहासकारों का कहना था कि दिल्ली उजड़ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर बाद में कुछ ही समय बाद वह फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली आने का आदेश दे देता है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रारंभिक लगभग महत्वपूर्ण जो योजनाएं हुआ करती थी वो विफल हो जाती थी और इसीलिए कहा जाता है, तो कुछ इतिहासकारों ने इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा था। ठीक है, पढ़ा लिखा तो था लेकिन उसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा था, क्योंकि जो डिसीजन लेता था डिसीजन उसका सही नहीं चलता। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, दौलताबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय शासक के प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लिया जाता था? तो इसका मिलता है मध्यकाल के कई लोगों में, लेकिन मुख्य रूप से जो लेते थे वो कौन लेते थे, मराठा। जो व्यापारी, ये व्यापारियों पर लगाया जाता था।
व्यापारियों पर लगाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा और अन्य पे मिलते, लेकिन यहाँ आपसे मुख्य रूप से क्या है, ये मराठों इसको वसूलते थे, इसको लगाते थे। ठीक भैया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर कब पहुंचा और भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। एक समुद्री मार्ग की खोज की, प्रश्न यही है। तो कब पहुंचा था? अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहां पे गलत है। ठीक है, आंसर तो ये सही है, 98, 1498 सन सही है, लेकिन डेट आपका 22 अप्रैल नहीं था। कब था? डेट था 20 मई, 20 मई 1498। अब पेपर देते समय, जी वेरी गुड, 20 मई पेपर देते समय नजदीकी उत्तर के रूप में आप इसको लगा सकते थे, वो आयोग मानता, क्योंकि उसकी गलती थी, ना कि क्या है, ये आयोग का ही प्रश्न था, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? 20 मई 1498 में। ठीक, तो ये 20 मई 1498 में कालीकट के कप्पर डाबू बंदरगाह पर पहुंचा, बंदरगाह पर पहुंचा। और इसका स्वागत कौन किया था? यहां का एक शासक था जमोरिन शासक था, और इसी ने इसका क्या किया था? जमोरिन ने ही इसका उस समय स्वागत किया था। ठीक है, बाकी और चीजें हम लोग टॉपिक में टेस्ट करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। अगला प्रश्न है, जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला। प्रश्न यही है, कौन ऐसा था जो 1757 के युद्ध के समय, प्लासी का जब युद्ध चल रहा था, बीच में ही वह दल बदल दिया था। किसकी तरफ चला गया था? वो चला गया था सिराजुद्दौला की तरफ। फिलहाल इसकी जो पृष्ठभूमि बना दी गई थी, वो पृष्ठभूमि पहले बना दी गई थी। कब? आंसर मीर जाफर है, मीर जाफर जिसका आंसर सही है। ठीक है, पृष्ठभूमि युद्ध से पहले बन गई थी। जब क्लाइव आता है 1757 में, मतलब कब? 1756 में कालकोठरी की घटना के बाद कर्नाटक से, मद्रास से क्लाइव और उसके सेना में किसके साथ? वाटसन, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। कहां पर? बंगाल में। जब क्लाइव यहां पर पहुंचता है तो इसने अलीनगर पर आक्रमण करता है, जो कलकत्ता का अलीनगर क्षेत्र था, जो उस समय सिराजुद्दौला के कब्जे में था, तो उसको, अपनी कोठी को फिर से जीत लेता है, अंग्रेजों कोठी को। लेकिन बात क्या होती है, बीच में कलकत्ता के जो बैंकर थे और क्लाइव का, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, इससे अमीर चंद, जगत सेठ, इन सबसे मिलकर क्या किया था? एक षड्यंत्र कर लिया था। और यही षड्यंत्र करने के बाद जब प्लासी का युद्ध होता है, उसी षड्यंत्र में मीर जाफर को नवाब बनाने की बात कर दी गई थी। ठीक है, और इसी कारण मीर जाफर जो था प्लासी के युद्ध में वो क्लाइव की तरफ, मतलब सिराजुद्दौला की तरफ न रहकर वो किसकी तरफ चला जाता है? क्लाइव की तरफ। कहने मतलब एक धोखे का युद्ध था, और आसानी से क्लाइव को विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक भैया, ये चीजें इसमें आती हैं। ठीक, तो आंसर आपका क्या है? मीर जाफर। ठीक, क्योंकि मीर जाफर को ही नवाब बनाने की जो लालच दी गई थी, और बाद में उसको बनाया भी जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया गया? तो वही मीर जाफर। जब मीर जाफर आता है तो मीर जाफर अंग्रेजी शासक क्लाइव को भी अलग से देता, और अंग्रेजी सैनिकों को भी, अंग्रेजी जो फौज थी उसको भी दुगना भत्ता देने शुरू कर देता है। तो कहने में आंसर यहाँ पे क्या है? मीर जाफर है। यहाँ आंसर मीर जाफर ही है। ठीक भैया, अगला प्रश्न है, कौन है? अनुपम सिंह जी, हेलो सर मैं आ गया। चलिए भाई, आपका स्वागत है, लेकिन आप आंसर देने का प्रयास करिए। अगर आप एक भी आंसर सही दे जा रहे हैं तब हम समझ जा रहे हैं कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए उपस्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ठीक है, वैधानिक हस्तक्षेप मतलब कहने ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक पहला जो वैधानिक रूप से जो एक नियम बनाकर भारत में भेजा था, वह नियम कौन था, वह अधिनियम कौन था? ठीक है, ऑप्शन में है द डिक्लोटरी एक्ट 1781, फॉक्स इंडिया 1883, पीस इंडिया बिल 1784 और द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आंसर बताइए फटाफट आप लोग। ए नहीं, आंसर आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। हाँ वेरी गुड, आंसर आपका क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पहला था जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक अधिनियम के रूप में यहाँ पे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। ये अधिनियम ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी अधिनियम के तहत पहली बार क्या है, यहाँ पर जो एक गवर्नर बंगाल में हुआ करते थे, उस गवर्नर को हटाकर क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल शब्द कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और जो भी मतलब उसके पूरे क्षेत्र हुआ करते थे, अंग्रेजी क्षेत्र जो कोठियां हुआ करती थी, उसका एक नियंत्रण इसको सौंप दिया गया था। ठीक है, दूसरी चीज, इसी समय कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो सारे विवादों को क्या करती थी, वो हल करती थी। इसमें भी जो अंतिम निर्णय होता था किसके तहत होता था? बाद में उस पर प्रिवी काउंसिल पे होता था। कहां पे? प्रिवी काउंसिल। जो प्रिवी काउंसिल कहां पर थी? वो ब्रिटेन में थी। प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में हुआ करती थी। इसके ऊपर भी अगर कोर्ट कोई जाता तो प्रिवी काउंसिल तक जा सकता था। ठीक है, तो यहां पर एक सिस्टम बनाया गया था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट के बहुत सारे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। मतलब अकबर को याद जो किया जाता है उसके वीरता के कारण ही नहीं याद किया जाता, उसके कुछ और कार्य थे। ठीक है, और उसके लिए भी याद किया जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है जो बहुत कम शासकों को उस तरह याद किया जाता है। तो क्या था? वह एक महान सम्राट था। क्या इसके लिए याद किया जाता है? भाई महान बना कैसे, पहले तो ये जानने की जरूरत है। अगर जब महान बना तो कुछ अगर उससे संबंधित अगर कुछ गुण उसमें मिलते हैं तो हम पहले उस ऑप्शन को देखते हैं। उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए। सबसे अच्छा तो अगर देखा जाए मुगल काल में तो शाहजहां ने बनवाए थे। उसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन अगला है, उसने कई धर्मों, जातियों, राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया। वेरी गुड, यही आंसर आपका सही है। डी जितना आंसर आ रहा आपका सही है, डी जी, ये आंसर आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा किसकी रचना है? प्रश्न ये अकबरनामा किसकी रचना है, जिसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। इसी का तीसरा भाग है आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी। इसी का तीसरा भाग आईने अकबरी है। अबुल फजल की हत्या कब कौन कर दिया था? 1603 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। तो कुछ लोगों का मानना था कि वीर सिंह बुंदेला मतलब किसके इशारे पर? जहांगीर के इशारे पर कर दिया था, ये मानना था इनका। ठीक है, हाँ लगभग ये 7 साल में क्या हुआ था, ये कंप्लीट हुई थी पूरी। जी भैया सर नए क्वेश्चन करवाइए। बिल्कुल करवाएंगे, पहले तो पुराना पूरा हो जाए, और पुराने जब आप याद कर लेंगे तो इसी इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ जाएंगे। हमारा एक क्लास 2 क्लास और बचा है बस, उसके बाद फिर क्या है हम लोग फिर
टॉपिक वाइज लेकर नए क्वेश्चन बना के लाएंगे, और टॉपिक वाइज पूरा जब उठाएंगे तो पूरा उसमें सिलेबस कवर कर देंगे एक एक टॉपिक का। ठीक भैया, और पुराने प्रश्न को भी आप बराबर देखते रहिए, उसको याद करते रहिए, दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि जो प्रश्न आएंगे वो आपके क्या है, उसे इसी के आसपास के ही प्रश्न आएंगे भाई, इसी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। कभी कभी बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक भैया जी, चलिए आंसर आपका अबुल फजल। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन में आपको देखना है। पांडिचेरी, ये घटना है 1639 की, सॉरी 1772 ईस्वी की। 1672 ईस्वी की, 1672 ईस्वी की एक वेलिकुंडा नामक स्थान था, वेलिकोंडापुरम नामक स्थान था। यहां के एक मुस्लिम सूबेदार थे जिसका नाम था शेर खान लोदी। कौन थे? शेर खान लोदी थे, शेर खान लोदी। और जो शेर खान लोदी थे, इन्हीं से एक फ्रांसीसी था जिसका नाम था, क्या नाम था? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी की जो बस्ती थी वहां वो गांव के रूप में था, उसको क्या किया था? उसको उन्होंने उस भाड़े पर ले लिया था, भाड़े पर। किससे? शेर खान लोदी से। उसके बाद यहीं पर फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया था? एक नई बस्ती बसाई और उसी का नाम रखा क्या? पांडिचेरी। अब कब? 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में उन्होंने वहां पे पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी पर फ्रांसीसी बस्ती आजादी के बाद भी बनी रही, और लगभग कब तक बनी रही? वो लगभग 1954 तक बनी रही। 1954 में फिर भारत सरकार और फ्रांस के सरकार के द्वारा एक हस्ताक्षर करके फिर पांडिचेरी को भारत सरकार को सौंप दिया गया, और बाद में 1963 ईस्वी में यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आंसर आपका फ्रैंको मार्टिन। ठीक, चलिए, ब्लैक होल की दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अभी हमने बताया था ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की दुखद घटना कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून को। डेट भी पूछता है 1756। ठीक है, 20 जून 1756 को हुई थी। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में कासिम बाजार, कलकत्ता, इन सब की कोठियों पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वहां के कुछ तो बर्नेट नामक वहां पे सैन्य अधिकारी भाग गया था, जिसके नेतृत्व में कोठी थी, भाग गया था। और बाद में बहुत सारे लोग, लगभग कुल मिला के 146 लोग बंदी बनाए गए। 146 लोग 146 लोग क्या किए गए? बंदी बना लिए गए थे। और जिसको एक छोटी सी कोठरी माना जाता है, एक छोटी सी कोठरी में सबको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अब सोचिए कि छोटी सी कोठरी में, वो भी कब? 20 जून को। 20 जून की बात, 20 जून इसका मतलब जून की गर्मी कैसी स्थिति रही होगी। और इसी के साथ जून की गर्मी, दूसरी चीज कोठी ऐसी तो लगा नहीं था भाई, छोटे से कमरे में सबको भर दिया गया, और 146 लोग। अगले दिन जब सुबह इस गेट को खोला गया, उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे, केवल जिंदा बचे थे। बाकी 123 लोग क्या हुए थे? उसमें मृत्यु, उनको वो उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, मतलब मर गए। ठीक है, अब इसके कारण यही घटना किस नाम से प्रसिद्ध हो गई? काली कोठरी या ब्लैक होल की घटना के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, इसको प्रसिद्ध करने में किसका नाम जाता है? एक व्यक्ति का नाम आता है जो उस समय इसमें बंदी था, जिसका नाम था हालवेल। क्या नाम था? हालवेल। हालवेल हालवेल ने इस घटना का जिक्र किया है, और उसकी एक पुस्तक है एलाइव द वंडर। एलाइव द वंडर, एलाइव द वंडर नामक पुस्तक है, और इसी पुस्तक में हालवेल ने इसका क्या किया था? उल्लेख किया है। जब इस घटना की सूचना मद्रास पहुंचती है, तब वहीं से क्लाइव और रॉबर्ट वाटसन के नेतृत्व में क्या है, वहां पे सेना
बंगाल भेजी जाती है और उसी के बाद तपलासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो एक आंसर आपके यहाँ पर क्या हुआ, सिराजुद्दौला। ठीक भैया, सिराजुद्दौला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक या सिविल सेवा का जनक कौन था? तो किसको माना जाता है? कॉर्नवालिस को। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हुई? कहने का मतलब सीधी सी बात जान लीजिए, प्रश्न का मतलब क्या है कि जब 1757 का युद्ध में जब अंग्रेजों की विजय प्राप्त होती है, अंग्रेजों की विजय के बाद इनको सिराजुद्दौला मतलब मीर जाफर से एक अनुमति पत्र प्राप्त होता है, जब वो व्यापार करेंगे, और वह व्यापार करने के लेटर जारी होता था। ठीक है, और वह लेटर जिसके पास होता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसी को कहा जाता है क्या? दस्तक। क्या कहा जाता था? दस्तक। इसमें बाद में जो क्या कहते हैं शासक था जिसका नाम ये मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह से भी इस पे अनुमति ली गई, और लेकिन मुख्य रूप से इसमें किससे था? ये मीर जाफर के समय ये अनुमति ली गई थी। बाद में मीर कासिम जब आता है तो मीर कासिम इसी को बंद करता है, और जब इसको बंद कर देता है, इस व्यवस्था को समाप्त कर देता है, तो उससे अंग्रेज और नाराज हो जाते हैं, और बाद में वही बक्सर के युद्ध का कारण बन जाता है। ठीक है, तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दस्तक व्यवस्था। ठीक, अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या था? ध्यान रखना, भूमि कर तो जो राजस्व वसूलते थे वो क्या था? ठीक है, तो भूमि कर की बात करते हैं तो खिज लिखा है, इसको कहते हैं खिराज या इसको कहते हैं खराज। 4 इस्लामिक कर हुआ करते थे, कौन कौन से थे? खराज हो गया, जकात हो गया, जजिया हो गया, और खुम्स हो गया। ठीक है, 4 हुआ करते थे। 2 जो थे राजस्व संबंधित थे। जजिया कर होता था, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, जो मुस्लिम नहीं हुए कर होते थे उन पे लगाया जाता था। खुम्स जो होता था लूट का माल होता था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को जीतता है, सिंध जीतने के बाद उसने यहाँ पे जो भू राजस्व वसूला उसको नाम क्या दिया गया? खराज। ठीक है, ये इस्लामिक कर था। ये चारों इस्लामिक कर है, इस्लाम इसकी मान्यता है। ठीक, आंसर बी हो गया। दूसरा, दास राजाओं सबसे महान किसे माना जाता है? दास शासकों मतलब गुलाम वंश में दास राजाओं मतलब यहां बात हो रही किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश का अगर माना जाए सबसे महान शासक जो माना जाता है, इल्तुतमिश माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वह दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था, और इल्तुतमिश ने पूरी दिल्ली की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को सुधारा था, व्यवस्था को बनाया था। ठीक है, और इस व्यवस्था को बनाने की में इसने कई सुधार किए थे, कई प्रयोग किए थे, जैसे चांदी का टका और जीतल, तांबे का जीतल इसने चलाया था। इसी ने दोआब को पहली बार दोआब के महत्व को समझा था, वहाँ की खेती के विषय में समझा। इसी ने सबसे पहले जो क्या कहते हैं मंगोल चंगेज खां था, चंगेज खां से बचने मतलब उसमें हस्तक्षेप न करके सबसे बड़ी वहाँ पे उसकी जो अच्छी निर्णय मानी जाती है, निर्णायक क्षमता मानी जाती है, उसने चंगेज खां से दूरी बना के रखा। और उसी के साथ साथ इसको 1229 में बगदाद के खलीफा से मुक्तिदास्ता से उसमें वैद सुल्तान का मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, क्योंकि माना जाता था खलीफा ही सब कुछ होते थे। तो खलीफा से जो पत्र मिलता था जिसको कहते हैं खिलअत, वस्त्र धारण करने को मिलता था, तो कहते हैं खिलअत। जो खिलअत प्राप्त हुआ था किसको प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश को ही। तो बहुत सारे ऐसे काम थे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये गुलाम वंश का सबसे महान शासक में इसको गिना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सॉरी, ठीक है, ये नाम है इल्तुतमिश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? अगर अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात का एक शासक था, गुजरात का शासक था अहमद शाह। अहमद शाह ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। किसकी? अहमदाबाद की। ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना किया था। निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा? दक्कन को भेदने का मतलब पहला कौन था जो दक्कन को जिसने विजय किया था? ठीक है, देखिए भाई, आप लोगों के सामने मिठाई भी आ गई है और हम आप लोगों को यहाँ से आमंत्रित करते हैं। आप लोग आइए, दीपावली के आप लोगों को मिठाई हमारी तरफ से रहेगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए, सबके लिए मिठाइयाँ आ रही हैं। ठीक है, गिफ्ट पैक होके आ रहा, आप लोग से एकदम पूरा हम आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, आइए और हम लोग साथ में यहाँ पे मिठाई खाते हैं। ठीक भैया, चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा? दक्कन पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था, सबसे पहले अगर बात करें, जब शासक नहीं था, जब सुल्तान नहीं था, तब इसने 1296 ईस्वी में किया था, जलालुद्दीन के समय। और उस कहां पर किया था? देवगिरी में किया था। कहां पर किया था? देवगिरी में किया था। लेकिन जब सुल्तान बना, सुल्तान बनने के बाद भी उसका जो पहला आक्रमण था वो कब था? 1307 ईस्वी में। कहां पर? वो भी देवगिरी में। देवगिरी। और देवगिरी के शासक जो थे रामचंद्र देव, रामचंद्र देव को इसने क्या किया था? पराजित किया था और उनको राय रायन की उपाधि दी थी। किसको दी थी? राय रायन की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम लोग, ये आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ? रेल व्यवस्था किसके समय में आरंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। कब हुई? 1853 ईस्वी में। सबसे पहले कब? मुंबई से थाने रेल सबसे पहले चलाई गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले तार और डाक सेवा भी इसी के समय शुरू की थी। वेरी गुड, बी आंसर जिसका सही है। ठीक है, किस वायसराय के समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित हुआ था? तो आपको पता है कि जब स्वायत्त शासन की बात करते हैं, स्वायत्त शासन की जब बात करते हैं, उसमें नगर किसमें? ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन की जब हम बात करते हैं, तो वो जो था ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन किसके समय में सबसे मतलब महत्व के रूप में था? वो था लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में। और इसी को देखते हुए इसने क्या किया था? एक नगर पालिका अधिनियम पारित किया था, जो 1884 में पास किया गया था। 82 में किया गया था, पास कब किया गया था? 1884 में। और 1884 में ही इसका क्या था? अंतिम समय था। ठीक है, उसी के बाद फिर यह इस्तीफा देके चला जाता है। फिर आ जाता है लॉर्ड डफरिन। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? जन्म मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सबको पता है 1885 में। 28 दिसंबर 1885 कहां पर हुई थी? बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके साथ साथ संस्थापक में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो A.O. ह्यूम की। ह्यूम किसकी भूमिका थी? A.O. ह्यूम की थी। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हुआ? 1885। कई बार हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक भैया, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई?
आपको पता है असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत जो मानी जाती है, कब मानी जाती है? 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय एक 4 फरवरी 1922 में एक घटना घटती है जिसको कहते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। और इसी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया था? 12 फरवरी बारदोली में इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर दी। घोषणा तो हो गई असहयोग आंदोलन को वापस करने की, लेकिन उसमें कुछ जो कांग्रेसी नेता थे वो उससे नाराज हो गए, इनके डिसीजन से नाराज हो गए। और यहां तक कहें कि जब जनता का जो क्या कहते हैं मोटिव चरम पर चल रहा था, तो उस समय इतना बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं था। ठीक है, और इसी से नाराज होकर उसमें 2 प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है। एक नाम आता है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि कांग्रेस से हम अलग संस्था स्थापित करेंगे। और जो संस्था स्थापित की जाएगी वो कहां पर की गई थी? मार्च 1923 में, 23 ईस्वी में। कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, यही इलाहाबाद में ही उसमें एक पार्टी की बैठक होती है इनके समर्थकों के द्वारा, और इस पार्टी में निर्णय लिया गया कि एक गठन किया जाएगा जिसका नाम रख दिया गया क्या? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी या स्वराज दल, ये नाम इसका रखा गया। ठीक है, इस पार्टी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में इसने क्या किया था? विट्ठल भाई पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को सबसे पहले, विट्ठल भाई पटेल को सबसे इन्होंने क्या किया था? केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उसको बनाने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। किसको? विट्ठल भाई पटेल को। क्या? केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। ठीक भैया, यहां तक क्लियर हुआ? आंसर आपका क्या हुआ? यहां पे पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो मुख्य रूप भूमिका चितरंजन दास की थी। चितरंजन दास अध्यक्ष थे और नेहरू क्या थे? उसके सचिव थे। मोतीलाल नेहरू सचिव थे। ठीक भैया, अगला प्रश्न। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई? समाजवाद की बात करते हैं तो आप पढ़ेंगे, जब साम्यवाद की बात करते हैं तो शुरुआती जो था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। और जब कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कौन सी पुस्तक? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब लाई, और उसी में उसने वर्ग संघर्ष सिद्धांत की बात किया, और उसी समय बताया कि विश्व जो दो ध्रुवों में बटा है, एक क्या है? शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, मतलब पूंजीपति और क्या है? जो मजदूर वर्ग, 2 भागों में इसने डिवाइड किया। और उसी समय इसने बताया, तो वहीं से क्या है? समाजवाद की क्या है? का जन्म होना शुरू होता है। मुख्य रूप से इसके पहले भी होता है, हाँ वो तो ठीक है भाई। समाजवाद की संकल्पना क्रमबद्धता से विकसित की, प्रश्न है भाई विकसित की, यहां विकसित की बात की गई है, तो विकसित किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का जन्म दिया था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द की बात की थी, विकसित परंपरा की बात की जाए क्योंकि शब्द विकसित परंपरा की बात हुए। ठीक है, इसीलिए यहां पे आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ठीक भैया, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीरों से बंधा है? यह प्रसिद्ध कथन किसका है? रूसो का है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? रूसो का है। जब आप पॉलिटिकल साइंस के पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हाब्स लॉ रूसो पढ़ते हैं, तो हाब्स लॉ रूसो में उसमें आप एक टॉपिक मिलता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, एक मिलता है सामाजिक समझौते का
सिद्धांत मिलता है उसमें रूसो के जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको रूसो के समान इच्छा बहुत सारी, और रूसो की पुस्तक का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उसी में ये उल्लेख जो मिलता है, मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह क्या है, स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है या स्वतंत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। आंसर आपका क्या हुआ, रूसो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नाजियों द्वारा, जब आप पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं तो उसके पहले आप जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी में एक नाजीवादी दल था, और नाजीवादी दल का जो जनक था वो कौन था, हिटलर हुआ करता था, और हिटलर की एक पुस्तक थी मीन कैंप। हिटलर की पुस्तक थी मीन कैंप, उसकी पुस्तक थी जो नाजीवादियों की बाइबिल कही जाती थी, बाइबिल, ठीक है। नाजीवादियों को क्या कही जाती थी, बाइबिल है पुस्तक कही जाती थी। तो आंसर आपका क्या है, नाजीवादियों को जो प्रमुख पुस्तक बाइबिल कही जाती थी, मीन कैंप। रचना किसने किया था, हिटलर ने स्वयं किया था, और नाजीवाद का जनक भी क्या था, हिटलर ही था, ठीक है। चलिए अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडोनेशिया था, और इसने 1945 में ही अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उसके बाद भारत का नाम आता, भारत 1947 में था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है, इंडोनेशिया, ठीक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा चुना जाने वाला, ब्रिटिश संसद में, यहाँ पे नहीं भारत में नहीं ब्रिटेन में पहली बार कौन सा भारतीय था जो वहां का संसद बना हुआ था। प्रश्न आपका सिंपल समझिए यही था, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं, तो इसका आंसर जब है क्या, दादा भाई नौरोजी। ये घटना थी 1892 की, कब की, 1892 में ब्रिटेन के फिन्सबरी नामक स्थान, पूछा जाता किस स्थान से, तो फिन्सबरी नामक स्थान से लिबरल पार्टी, कौन सी पार्टी थी, लिबरल, उदारवादी पार्टी से 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को वहां से चुना गया था एक सांसद के रूप में, हाउस ऑफ कॉमन्स, किसमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में, कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे अपने यहाँ लोकसभा है उसी प्रकार वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये दो हैं, ठीक है। जैसे यहाँ राज्यसभा और वहां पे क्या क्या लोकसभा है, उसी प्रकार वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड, दो सदन है, ठीक है। तो वहां पे यहाँ चुना गया था। तो प्रश्न यहाँ से क्या क्या बन सकता है, पहली चीज कब चुना गया था, 92 में, किस स्थान पे से, भाई किस स्थान सांसद थे वो, फिन्सबरी के थे, किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक भाई। चलिए क्लियर हो रहा है भैया, कमेंट के माध्यम से बताइए, आंसर क्लियर हो रहा है, आप लोग भी बताइए, बताते रहिए। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की। मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, पहले जान लीजिए आर्य समाज या आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो ये 1875 ईस्वी में बंबई में किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने किया था। और ये प्राचीन जो धर्म दर्शन थे, जो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल था, तो वैदिक काल की बातें करते थे, और इसीलिए इनका एक प्रसिद्ध कथन था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ऐसा नहीं था वैदिक सभ्यता की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों जो चीजें लिखी गई, जो चीजें बताई गई उस पर आप ध्यान दो, न कि वैदिक सभ्यता में चले जाओ। वैदिक सभ्यता पहले चरवाहे के रूप में लोग रहते थे, क्या कहते कबीलों में रहते थे, न उनको पक्के मकान थे, कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि इन्होंने इन्हीं की बात पर अरविंद घोष ने क्लियर करते हुए कहा कि पुनः वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक सभ्यता की ओर लौटो, ठीक है। ये अरविंद घोष का कथन था, ठीक है। तो ये इनका था, और इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में इस धर्म आर्य समाज के लोगों ने कार्य किया था। किसके क्षेत्र में, शिक्षा के रूप में, तो शैक्षिक सुधार की बात की थी, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम का जो विद्यालय है, तो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में आप पढ़ते हैं डीएवी कॉलेज,
DAV, दयानंद एंग्लो वी मतलब विद्यालय, दयानंद एंग्लो विद्यालय कॉलेज का DAV कॉलेज अक्सर चलता रहता है। और हरिद्वार में एक है गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है, वहां पर ये आर्य समाज की ही दोनों विद्यालय हैं, ये उन्हीं की देन है, ठीक है। तो क्या है, ये किस पर ध्यान दिए थे? शैक्षिक सुधार पर सर्वाधिक ध्यान दिया करते थे इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न है, देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की बात होती है। किससे? सहारनपुर, सहारनपुर में देवबंद कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। और 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में शिमली नोमानी नौनौतवी कई लोगों ने मुस्लिम धर्म के सुधार के लिए, किसके लिए? मुस्लिम धर्म के सुधार के लिए कासिम नौनौतवी, कासिम त्वी, राशिद गंगोही, इन लोगों ने दारुल उलूम मुस्लिम धर्म के सुधार के लिए, मतलब व्यवस्थित करने के लिए, कि इस्लामिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने इस स्कूल की स्थापना की जिसे दारुल उलूम कहा जाता है, ठीक है। तो कहां पर? देवबंद में। और ये तो आंसर क्या हुआ? मुस्लिम सुधार आंदोलन। किससे संबंधित हुआ? मुस्लिम सुधार आंदोलन संबंधित हुआ, ठीक भैया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? मतलब एक विशिष्ट भूमिका। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है, क्या किसान थे, दुकानदार थे, भारतीय पदाधिकारी? तो अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की हम बात करते हैं तो 1905 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1905 में। अब बात आती है कि स्वदेशी आंदोलन में जब आंदोलन अपनी तीव्र गति पर चल रहा था, उसी समय बंगाल के जो छात्र थे, बंगाल के छात्र, ये भी अपने विद्यालयों मतलब विद्यालयों छोड़ कर क्या है आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। और इसी को देखते हुए उस समय एक सचिव हुआ करता था, कार्यवाहक सचिव था, और जिसका नाम था, क्या नाम था? कार्लाइल। और कार्लाइल था, इसी ने एक पत्र जारी किया। और पत्र किसको जारी किया? कलेक्टरों को जारी किया, हर जिले कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया। और उसने कहा कि जो बंगाल में जो छात्र विद्यालयों को छोड़कर, विश्वविद्यालयों को छोड़कर वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं आंदोलन में, उनको रोका जाए। अगर उनको विद्यालय नहीं रोक रहे हैं तो उनको उस विद्यालय की सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी, उनमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी पत्र को, इसी को क्या कहा, नाम दे दिया गया? कार्लाइल सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर, इसी क्या कहा गया? कार्लाइल सर्कुलर, ठीक है। और इस सबसे ज्यादा उसमें किससे संबंधित विशेष भूमिका निभाया था? बंगाल के छात्रों ने, ठीक है। फिर भी बंगाल के छात्रों ने नहीं माना और बाद में राष्ट्रवादियों ने क्या किया था? कुछ अलग से कॉलेजों में विद्यालयों की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहां पर क्या हुआ? 1। अगला, गांधी जी राष्ट्रवादी का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मुड़ा? मतलब गांधी जी का राष्ट्रवाद की तरफ धीरे धीरे मुंह कब, किस आंदोलन या किससे उन्होंने, किस तरफ उनका बढ़ा? यही प्रश्न पूछा गया है। कामगारों से, किसानों से, आम जनता से, जनजाति से। यहां देखा जाए आम जनता। अगर गांधी जी का जो आम जन आंदोलन जो शुरुआत माना जाता है, तो पहला उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण किसान विद्रोह किया, किसान आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया, जिसको मजदूर आंदोलन कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब 1919 आता है, तो 1919 में एक राउलेट एक्ट आता है, और राउलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी का वो पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था, ठीक है। और उन्होंने आम जन के साथ वह उस सबको समूह में जोड़ने का प्रयास किया, सबको, पूरी जनता को जोड़ने का प्रयास किया, और उस आंदोलन को बढ़ाया। और बाद में उसी की पृष्ठभूमि पर उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ? आम जनता या आम जन, ठीक है। आम जन की ओर धीरे धीरे वो उन्मुख होते गए। अगला प्रश्न है, किसे देशबंद के नाम से जाना जाता है? तो आपको इसको पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र को सॉरी चितरंजन दास जी को क्या नाम दिया जाता है? देशबंधु के नाम से पुकारा जाता है। पीछे हम लोग चितरंजन दास की घटना के विषय में पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। तो आंसर क्या है वहां पर? चितरंजन दास। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो आंसर पता ही है, फांसी कब दी गई थी ये भी जान लीजिए। इन्होंने लाहौर में, लाहौर स्टेशन पर किसको मारा था? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। वहां का पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था क्या? सैंडर्स। सैंडर्स की इन्होंने स्टेशन पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव ने, इन्होंने क्या कर, राजगुरु ने, इन्होंने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद ये लोग जाकर शांति से क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और गुड आफ्टरनून प्रिया जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो क्या है सैंडर्स, उसके बाद ये लोग क्या कहां चले जाते हैं? ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय, राधे राधे भाई, राधे राधे, कुछ ही समय बाद बीच में जब सरकार ने क्या किया, जो क्रांतिकारी से संबंधित जितने भी लोग थे सबका दमन करना शुरू किया, सबको पकड़ना शुरू किया, सब पर केस चलाना शुरू किया। इससे एक भय का माहौल बन गया और उसी में से फिर जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग एक दल से जुड़े हुए थे जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उससे जुड़े हुए थे। और उसी दल के दो व्यक्तियों ने, बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किया? उन्होंने गिरफ्तारी दिलाने का क्या किया? निर्णय लिया। और 1929 में जिस समय केंद्रीय विधानसभा में बिल पर बहस चल रही थी, उसी समय इन्होंने पर्चे भरे हुए क्या कर दिए? एक बम फेंक दिया। और वहां पे हालांकि उसमें लिखा था कि हमको किसी को नुकसान पहुंचाने का यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, हमारा बस केवल इस बाहरी सरकार को क्या करना है? सच बताना हमारा उद्देश्य है। और इसी कारण इन्होंने क्या किया था? वहीं पर गिरफ्तारी दे दी, गिरफ्तारी। लेकिन उनके ऊपर केस चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र केस। कौन सा केस? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और यही जो केस चला था, इसी के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। ठीक भैया, इन लोगों को फांसी दे दी गई। आंसर आपका क्या हुआ? मार्च 1931। अगला है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया, तो सबको पता है, पीछे हम लोग चर्चा कर भी चुके थे। अभी हमने बताया कि 20 मई 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था और यहीं से व्यापार, यूरोपियों का व्यापार की जो सिलसिला था यहीं से प्रारंभ हो चुका था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हुआ? पुर्तगाल। बाकी टॉपिक में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे कैसे वो आने के बाद क्या क्या कहाँ पर उन लोगों की घटना हुई। जो बीत गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? ये चीज ध्यान रखना आप भाई। भारत प्रेसिडेंसी शब्द पूछा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, देखिए तो कंफ्यूजन आप लोगों को शायद दो में हो सकती है, मद्रास में और सूरत में। ठीक है, मद्रास में और सूरत में। तो सूरत की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम कोठी थी। लेकिन अगर हम मद्रास की बात करते हैं तो ये मद्रास की स्थापना 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने किया था। फ्रांसिस डे ने, किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। और यहीं पे इसने एक किला बनवाया था और जिसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला नाम था इसका। ठीक है, और यही जो थी पहली एक प्रेसिडेंसी के रूप में यहीं पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। बाद में 3 प्रेसिडेंसियां टोटल होती हैं। 3 प्रेसिडेंसियों में बंगाल,
मद्रास ऑलरेडी थी ही, और उसके बाद बंबई भी हो जाती है और मद्रास। और बंगाल प्रेसिडेंसी सभी प्रेसिडेंसियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यहीं पर गवर्नर जनरल शब्द जो आता है, गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होती है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही होती है। ठीक है, और कुछ समय बाद पूरे बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी बंगाल प्रेसिडेंसी का बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग पहला क्या हुआ? मद्रास हुआ। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सूरत की बात है कि या मद्रास की बात है। अगला प्रश्न, अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा कहां से किया था? ये पुर्तगाली था। अल्बुकर्क कौन था? पुर्तगाली था। अगर देखा जाए भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। और ये 1509 से 1515 ईस्वी तक ये पुर्तगालियों का गवर्नर रहा, पुर्तगालियों का गवर्नर के पद पर रहा। और इसी ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, बीजापुर के सुल्तान जो थे, बीजापुर के सुल्तान से इसने क्या किया था? कौन थे उस समय? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? इसने यहां पर गोवा को छीन लिया था। और गोवा को जो छीन लिया था, और बाद में 1530 ईस्वी में गोवा जो थी वो पुर्तगालियों की मुख्य केंद्र बन गया या राजधानी के रूप में बन गया था। तभी से लेकर गोवा कब तक पुर्तगालियों का अधीन रहा? वो 1961 तक रहा। कब तक रहा? 1961 तक रहा। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय, कौन? 1961 में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय प्रारंभ करके उन्होंने गोवा को क्या किया था? अपने कब्जे में ले लिया। ठीक भैया, तो आंसर आपका क्या सही हुआ यहां पे? बीजापुर। ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न बनते रहते हैं, इन सबको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, वह स्थान जहां सन 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, कौन सा स्थान था? ठीक है, तो यहां पे अगर बात करते हैं तो दो स्थान थे, एक अवध था और बिहार था। बिहार, सभी जातियों ने, सभी लोगों ने क्या किया था? यहां पर अवध और बिहार में सभी, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी लोगों ने 1857 का क्या किया था? सहयोग किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिहार आंसर यहां पे सही है। वेरी गुड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? प्रश्न यही है, एकाधिकार कब खो दिया? तो कब था? 1813 ईस्वी में, 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या कर दिया था? व्यापार घोषित कर दिया, एकाधिकार समाप्त कर दिया। और लेकिन चाय और चीन, चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। व्यापार बना रहा, चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। लेकिन बाद में 1833 ईस्वी में चाय और चीन, चाय और चीन के साथ भी व्यापार को क्या कर दिया गया था? इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। तो आंसर आपका क्या हुआ? आंसर आपका क्या हो गया? 1813। प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो दो समाचार पत्र उनके मुख्य माने जाते हैं। एक का नाम है मराठा, जो अंग्रेजी में है, एक है केसरी, जो मराठी भाषा में है, मराठी भाषा। ठीक है, मराठी भाषा में है। तो इन्होंने दो, जिनके प्रमुख थी, इसका इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। और एक मराठी, प्रश्न क्या है? अंग्रेजी पूछा है, अंग्रेजी समाचार पत्र की बात मराठा। ठीक है, वेरी गुड आंसर। ठीक, चलिए, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो पाकिस्तान की बात की कब की थी? 1940 में, लाहौर अधिवेशन।
अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसी अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अब हमको पाकिस्तान से नीचे कोई समझौता नहीं करना है। आंसर आपका क्या है? आंसर क्या आपका? 1940। ठीक भैया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो 1919। अभी हमने बताया रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये कहां पे आए थे? ये पहली बार जन आंदोलन या सक्रिय राजनीति के रूप में सक्रिय उसमें आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? क्रम को देखना है, क्रम को बनाना है, आप बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी यात्रा 1930, असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917। इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो गया? 1917 चंपारण। ठीक है, डी आंसर आपका सही है। जी, रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील कानून, इस सबको भैया जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हर चीज नहीं डिस्कस की जा सकती है। जी भैया, चलिए अगला प्रश्न, सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे? प्रश्न आपका यही है, सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बारदोली, चंपारण, चौरी चौरा, वर्धा। ठीक है, किससे जुड़े हुए थे? बारदोली से। बारदोली क्या था? किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन तो हुआ कब था? 1928 में था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार शब्द की उपाधि दी थी। सरदार शब्द कहा था। तो आंसर आपका क्या हुआ? बारदोली। ठीक भैया जी, वेरी गुड, आंसर ये सबका सही है, बहुत अच्छे। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने लिया था और तीनों में इन्होंने लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रथम और दूसरे में लिया था हिस्सा, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। तो आंसर क्या हुआ? 2, बी आर अम्बेडकर। ठीक भैया जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जनता ने इनके क्रांतिकारी विचारों के द्वारा, इनके जनता से इनके प्रेम के द्वारा जनता द्वारा इनको क्या कहा गया था? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। आंसर क्या सही है? बाल गंगाधर तिलक। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प या प्रारूप किसने बनाया था? तो आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह घटना कब की थी? 7 अगस्त 1942 की थी। इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 8 अगस्त को पारित कर दिया गया। 8 अगस्त को पारित कर दिया गया। ठीक है, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। और यही 8 अगस्त को गांधी जी मंच पर लगभग 72 मिनट तक भाषण दिए और उस भाषण में उन्होंने कहा कि अब हमें आजादी के लिए क्या है? करो या मरो, करो या मरने, आजादी के लिए हम कुछ करें या उसके लिए हम मर जाएं। यहां पर उन्होंने घोषणा की थी, तो उनका जो प्रसिद्ध नारा बन गया था। ठीक है, तो इसको संकल्प प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर प्रस्ताव पर समर्थन सबसे पहले किसने किया था? समर्थन की बात करें तो पटेल ने किया था। किसने किया था? पटेल ने किया था। ठीक भैया, तो आंसर आपका यहां से है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय। अभी हमने बताया ऑपरेशन विजय किसके लिए किया गया था? तो गोवा की मुक्ति के लिए। ऑपरेशन विजय किसके लिए? गोवा की मुक्ति के लिए। मतलब गोवा को जो है, गोवा को क्या करना है कि गोवा को विजय प्राप्त करने के लिए 1961 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा?
भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन विजय किसको मुक्त के लिए? गोवा के लिए। आंसर सही है आपका। ठीक है, 1961 में। आंसर ऑप्शन क्या है? डी, चौथा ऑप्शन। और ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों और यारों तक भी इसको क्या करिए, शेयर करते रहिए। और हम लोग अब कल के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दीपावली बाद हम लोग क्या टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र हमारा सब सॉल्व हो गया है टीजीटी का। फिर टॉपिक वाइज हम लोग क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन आपका दीपावली में ऑफ भी रहेगा। आप लोग भी जाइए घर पे, आनंद लीजिए दीपावली में, थोड़ा मौज मस्ती करके आइए, फिर मूड फ्रेश करके फिर आप बैठिए और लगातार अपने जो तैयारी है उसको धार देते रहिए। ठीक है, और आपका जो द विजन स्मार्ट क्लासेज आपका क्या है, हमेशा सहयोग देगा और हम लोग क्या है सब मिल के आपके साथ हैं, लगे रहेंगे, क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, प्रश्न क्या है, भारत और चीन के बीच की लड़ाई या विवाद की बात, इसको सब जान रहे हैं, 1962। वेरी गुड भाई। देखिए प्रश्न पूछने से पहले आंसर आ जा रहा है, ये अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छे। 1962 में भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। जब हम लोग आज़ादी के बाद भारत पढ़ेंगे टॉपिक हिस्ट्री का, तो उसमें हम बताएंगे पाकिस्तान के साथ कैसा भारत का संबंध था, बांग्लादेश के साथ कैसा था, या बांग्लादेश बना कैसे, उसके बाद क्या श्रीलंका के साथ कैसा संबंध था, चीन के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, सब हम लोग उस आज़ादी के बाद वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है? तो विजयनगर राज्य की जो हम्पी आज का नाम है, कर्नाटक क्षेत्र का आज का वर्तमान का नाम है, लेकिन उस समय उसको विजयनगर या विद्यानगर कहते थे। क्या कहते थे? विजयनगर या विद्यानगर कहते थे। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। और जो ये हम्पी है, इसी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तुंगभद्रा। कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या सही है? तुंगभद्रा। ठीक भैया, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहां पर स्थित है? ठीक है, सबको पता होगा कहां पर? कर्नाटक में। कहां, किसने बनवाया था? बीजापुर के सुल्तान। किसने बनवाया था इसे? बीजापुर के सुल्तान ने बनवाया था। ठीक भैया, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, कहां पे स्थित है? कर्नाटक। चलिए, एक दो प्रश्न और बचे हैं आपके। सूर्य मंदिर की बात करते हैं। सूर्य मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? यही प्रश्न है। तो कहां पर स्थित है सूर्य मंदिर? कोणार्क में। कहां पर स्थित है? कोणार्क में। प्रश्न ये बनता है इसे किसने बनवाया था? प्रश्न ये बनता है इसे किसने बनवाया था? तो 13वीं शताब्दी के आसपास, 13वीं शताब्दी के आसपास गंग वंश के शासक थे। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम, कहीं के नरसिंह देव वर्मन भी आता है और कहीं के प्रथम भी आता है। इन्होंने ही क्या बनवाया था? कहां पर? उड़ीसा के, उड़ीसा में स्थित के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य देव मंदिर। ये भाई भीमदेव तृतीय नहीं है भाई, भीमदेव आंसर नहीं है। ठीक है, तो भीमदेव चक्कर में पड़िए। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव वर्मन, कहीं कहीं नाम आता नहीं, नरसिंह देव प्रथम करके आएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसको बनवाया था। और इसमें क्या है, जो सूर्य का रथ है इसको दिखाया गया 7 घोड़े खींच रहे हैं। और इसको एक और नाम से आता है, इसको कहा जाता है सप्त पैगोडा। क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा।
कभी कभी पूछा जाता है सप्त पगोड़ा किसे कहा जाता है, तो सप्त पगोड़ा जो है कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, आंसर क्या सही है यहाँ पे, कोणार्क। चलिए अगला प्रश्न है, झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? ये कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न है, झूमर नृत्य। ठीक है, नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र। देखिए अगर देखा जाए भारत के कई राज्यों में झूमर नृत्य होता है। ठीक है, हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से माना जाता है हरियाणा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हरियाणा के बाद फिर अगर देखा जाता तो झारखंड, झारखंड और झारखंड के क्षेत्र के अंतर्गत ही छोटा नागपुर पठार स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार स्थित है। तो जो झूमर नृत्य जो लोकप्रिय सबसे ज्यादा ऑप्शन का देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। ठीक है, बाकी कई राज्यों पे ये स्थित है, कई राज्यों में ये झूमर नृत्य होता है। ठीक भैया, चलिए आंसर आपका क्या हुआ, सी, छोटा नागपुर पठार। ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो हम लोग जो 2004 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी टीजीटी की, उसका हम लोग क्या किया, सॉल्व कर दिया। समय थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये सब प्रश्न हम इसलिए सॉल्व कराते हैं कि आने वाले जो प्रश्न होंगे वो इसी के इर्द गिर्द आएंगे। बहुत सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे रिपीटेड भी मिलते हैं। ठीक है, जितना प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया उसमें बहुत सारे प्रश्न एक दूसरे से रिपीटेड मिले होंगे। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है, इन सब प्रश्नों को क्या करना है, हम लोगों को इन सब प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से क्या करना है, ऐड करना है। और इसके बाद जैसे इंफॉर्मेशन आपको डेली दी जाती रहती है क्लास की। ठीक है, तो इस क्लास की जो इंफॉर्मेशन है यूपी टेट की जूनियर और प्राइमरी दोनों हमारे यहाँ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दी गई है। ठीक भैया, अब इसके बाद की कुछ क्लासेज हमारे यहाँ जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इस सब की क्लासेज भी क्या हमारे यहाँ रन कर रही हैं। और अभी शिक्षकों के लिए कुछ भाई अब दीपावली के लिए बोनस भी मिलने जा रहा है। थोड़ी देर बाद आप लोगों के सामने वो भी उपस्थित होंगे। हमारे टीम के जितने शिक्षक हैं, जो वेल एजुकेटेड, जो जितने भी हमारे अध्यापक हैं, सब आपको अभी 1 बाय 1 करके थोड़ी देर बाद 3 सवा 3 बजे के आसपास मिलेंगे। ठीक है, और आज संस्थान की तरफ से सबको पुरस्कृत भी किया, सबको दिया भी जाएगा। क्या कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए हाल ही में अभी क्या किया है, घोषणा कर दी है, उनका जो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर भी महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा और उनका टीए भी दिया जाएगा। ठीक है, तो और हम आप लोगों के साथ हम आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। देखिए हमारे सामने बहुत सारे बॉक्स मिठाई के रखे गए हैं। ठीक है, और हम भी चाह रहे हैं आप लोग भी आइए, जुड़िए हमसे, हम लोगों के पास आइए, आप लोगों को भी मिठाई भी मिलेगा और बहुत सारे गिफ्ट है, लेकिन अंदर क्या है ये नहीं पता है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए, ये सब संस्थान की तरफ से है। अब अंदर इसके क्या खोलने के बाद पता चलेगा, और वो आप लोग आएंगे तब पता चल पाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फिर लाइव सब सारे टीचर आते हैं, और इस क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हम लोग क्लास लेंगे। ठीक।